गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? दृष्टि 2025 की करंट अफेयर, है ना, ईयरली। 2 पार्ट हम देख चुके हैं और आज तीसरे पार्ट में आगे की हेडिंग्स या खबरें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास की फर्स्ट हेडिंग क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 IJR, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? टाटा ट्रस्ट द्वारा। टाटा ट्रस्ट द्वारा। टाटा ट्रस्ट अकेले नहीं जारी करता है, और भी संस्थाएं होती हैं, तो इस रिपोर्ट को जारी करने में कुल 6 संस्थाएं सहयोग करती हैं, टाटा को मिलाकर। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 2019 में। ये क्या है? चौथा संस्करण है। क्या उद्देश्य है इसका? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या करता है? भारत की जो 4 प्रमुख न्यायिक संस्थाएं, जस्टिस, ठीक है, इंडिया में जो जस्टिस से जुड़ी हुई, न्याय से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनका मूल्यांकन करता है। कौन कौन सी हैं? भारत की 4 प्रमुख न्यायिक संस्था। कौन सी हैं 4 प्रमुख न्यायिक संस्था? पुलिस, न्यायपालिका, कारागार, जिसे जेल भी कहते हैं, है ना, और विधिक सहायता या कानूनी सहायता। इनकी स्थिति का क्या करते हैं? मूल्यांकन करती है ये रिपोर्ट। क्यों करना है स्थिति का मूल्यांकन? ताकि न्याय की पहुंच और गुणवत्ता को लोगों तक पहुंचाया जा सके, बेहतर किया जा सके, है ना। बेहतर करेंगे तभी लोगों तक पहुंच सकेंगे। न्याय की पहुंच और गुणवत्ता, इसे मापता है ये रिपोर्ट, इसे मापती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष की ओर बढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या है निष्कर्ष? बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है किसने? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है लगातार दूसरी बार। यहाँ पर ये जो 4 न्यायिक संस्था है, इनकी न्याय की, यहाँ पर जो 4 न्यायिक संस्था हैं, इन संस्थाओं की जो पहुंच है, न्याय की पहुंच और गुणवत्ता क्या है? बेहतर है, लगातार दूसरी बार, अच्छी है। ठीक है, और कर्नाटक के बाद किसका स्थान है? आंध्र प्रदेश का, फिर तेलंगाना। ठीक है, छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सिक्किम है, जहाँ पर न्याय व्यवस्था ठीक है। ठीक से मतलब अच्छी है, पहले स्थान पर। ठीक है, और इसके साथ ही, इस रिपोर्ट के साथ हमें ये भी पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और जनसंख्या का अनुपात, पुलिस और जनसंख्या, पुलिस और जनसंख्या का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1,00,000 आबादी पर कितनी पुलिस है? 155 पुलिसकर्मी हैं। होनी कितने चाहिए? स्वीकृत संख्या है 197, जिससे कम है। 155 तो कम हुआ ना, तो इससे कम है, होनी ये चाहिए, और है कितनी? 155। अगर राज्यों में देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिसकर्मी और जनसंख्या का अनुपात है। होनी कितनी चाहिए, इसे याद रखना है ना। जैसे राज्यों के स्तर पर मैं आपको बिहार के बारे में बताती हूँ। बिहार में ये अनुपात कैसा है? पुलिस और जनसंख्या के बीच अनुपात क्या है? 1,00,000 आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी हैं। कितने? 81 पुलिसकर्मी हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी, कानून व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। और वहीं बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, जेलों में क्षमता से अधिक, किसे? क्षमता से अधिक, क्षमता से अधिक, कितना अधिक? 18.5% अधिक कैदी बंद हैं। जितनी क्षमता है उससे बहुत अधिक या लगभग 19% कैदी बंद हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। मुख्य मुख्य बातें हमने जान ली। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है और 4 प्रमुख न्यायिक संस्थाओं का क्या करती है? मूल्यांकन करती है। पहली बार 2019 में प्रकाशित की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। 2025 द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। कब आया ये बिल प्रभाव में? प्रभाव में आया 9 अप्रैल 2025 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम मूल रूप में कब लाया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम मूल रूप में 2005 में लाया गया था। ठीक है, क्या करता है ये अधिनियम? आपदाओं की रोकथाम की तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, इनके लिए नियम या जो भी आवश्यक होता है वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया 2025 में। तो संशोधन के बाद की स्थिति क्या है और क्या क्या संशोधन किया गया उसे हम देख लेते हैं। संशोधन के बाद क्या स्थिति है? संशोधन के बाद NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, और स्टेट का अध्यक्ष मुख्यमंत्री राज्य का। ठीक है, क्या संशोधन हुआ है इसमें? NDMA और SDMA इसमें स्वयं
अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर सकेंगे। ठीक है, पहले क्या था कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति जो थी वो राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी और जिनकी मंजूरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाती थी। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? पहले केंद्र सरकार नियम बनाती थी, अधिनियम बनाती थी। अब एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार और एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार या आवश्यक नियम जो भी आवश्यक हो उसे बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब है। अब एनडीएमए को केंद्र सरकार की अनुमति से, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से आवश्यक नियम बनाने की अनुमति है या आवश्यक नियम बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या संशोधन हुआ है? आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन की जो परिभाषा है उसमें आपदा प्रबंधन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्द शामिल किया गया। ठीक है, और राज्य सरकार, ये जो संशोधन हुआ है इसमें और क्या किया गया है? राज्य सरकार को शहरी आपदा, शहर में जो आपदाएं आती हैं उनके लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर सकती है। राज्य सरकार शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर सकती है। इसकी बात इस संशोधन में कही गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार दिया है। आवश्यकता पड़ने पर, यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी राज्य सरकार कर सकती है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। और लास्ट क्या संशोधन हुआ है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति, इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। वैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो इससे अधिक कुछ नहीं आएगा, है ना। इतना महत्वपूर्ण है, इतना काफ़ी है। हमें याद रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम मूल क्या था? 2005 में। अभी संशोधन हुआ है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। ठीक है, आगे बढ़े, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025, ये भी एक एक्ट आया है। क्या है ये? सबसे पहले तो आप्रवास समझ लेते हैं। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 क्या है? इमिग्रेशन। यहाँ पर
लिख लीजिए इमिग्रेशन। क्या होता है इमिग्रेशन? बाहर से आकर किसी देश में बसना, एक होता है इमिग्रेशन। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। इमिग्रेशन क्या है? इसमें अपने देश से बाहर जाकर किसी और देश में बसना, क्या है ये? इमिग्रेशन। ठीक है। कब आया ये एक्ट? 4 अप्रैल 2025 को। इस एक्ट के माध्यम से जब ये एक्ट आया तो पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000, इन चारों को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, विदेशियों विषयक 1946 अधिनियम और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया। और नए अधिनियम अनुसार क्या है? जो नया एक्ट आया है ये 2025 में, नए अधिनियम एक्ट अनुसार क्या है? भारत में प्रवेश या प्रस्थान, आने पर या जाने पर, प्रस्थान करने पर प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर नहीं है तो या क्या, अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य है। ठीक है। और सबसे आसान है, वैध पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई विदेशी नागरिक है और उसके पास वैध पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट नहीं है, क्या है? वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वैध पासपोर्ट और वीजा, क्या? वीजा नहीं है। वीजा से याद आया, पासपोर्ट के साथ कोई विदेशी नागरिक है तो वीजा होना भी क्या है? अनिवार्य है नए नियम के अनुसार। यहीं पर लिख लीजिए, विदेशी नागरिक है तो वीजा भी अनिवार्य है, पासपोर्ट भी और वीजा भी। तो यदि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट या वीजा नहीं है तो क्या होगा? तो 5 वर्ष का कारावास है, जेल, या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना
और या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। साथ ही नए नियम अनुसार क्या है, प्रत्येक विदेशी नागरिक को भारत आने पर प्रत्येक विदेशी नागरिक को भारत आने पर पंजीकृत कराना होगा। पंजीकृत कराना होगा, पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर, जो भी होंगे उनके पास जाकर पंजीकृत कराना होगा। ठीक है। तो ये नए नियम अनुसार है और 4 एक्ट इसमें क्या हो गए जब ये बनाया गया आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम। तो 4 जो एक्ट हैं, पासपोर्ट है ना, क्या है भूल गए, पासपोर्ट और आप्रवास अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम और विदेशी विषयक 1946, ये 4 अधिनियम 4 एक्ट क्या किया गया, निरस्त कर दिए गए। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है तमिलनाडु सरकार वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल। इसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु सरकार, तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम MK स्टालिन जी। तमिलनाडु के 8वें, किस पार्टी से हैं ये, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है। क्या है ये तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्यपाल के बीच विवाद क्या है, इसे हम देखते हैं और इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ठीक है। तो इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए, और किसके जो टाइम जोन है वो क्या है उसे भी देख लेते हैं। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। अप्रैल 2023 तक की घटना इसमें घटी है। ये जो विवाद है इसमें पूरी घटना घटी और क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट के लिए भी और पॉलिटी के उद्देश्य से भी। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में कुछ 12 विधेयक पारित किए। क्या किया, 12 विधेयक पारित किए और पारित करके कहाँ भेजना होता है, राज्यपाल के पास। पारित करके राज्यपाल के पास भेजे, राज्यपाल को भेज दिए। राज्यपाल ने क्या किया, गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर कौन है तमिलनाडु में, चलिए आगे अभी हम जान लेंगे। गवर्नर ने क्या किया, राज्यपाल ने क्या किया, इन विधेयकों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है। और इसमें से जो विधेयक थे 12 विधेयक, इसमें से कई विधेयक ऐसे थे जो कई विधेयक कुलपति की नियुक्ति से जुड़े हुए भी थे, कुलपति नियुक्ति से संबंधित थे, लेकिन राज्यपाल ने इन विधेयकों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। राज्यपाल का नाम है RN रवि। ठीक है। तो ये जो राज्यपाल की निष्क्रियता है, इसको देखते हुए राज्यपाल से असंतुष्ट होकर तमिलनाडु सरकार राज्यपाल की जो निष्क्रियता है कि कोई कार्यवाही नहीं की,
उससे असंतुष्ट होकर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, संक्षिप्त रूप में सुप्रीम कोर्ट चली गई। कब? 31 अक्टूबर 2023 को। ये प्रकरण जनवरी 2020 के आसपास शुरू हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद? तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर 13 नवंबर को, इसमें डेट याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको घटना थोड़ी सी याद रह जाए इसलिए मैं एक क्रम थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। 13 नवंबर 2023 को क्या हुआ? जो 12 में से 10 लंबित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति को रोकने की घोषणा की राज्यपाल ने, ठीक है। और जो 2 विधेयक थे उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। क्या किया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ठीक है। 13 नवंबर को इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 18 नवंबर 23 को क्या किया? यहाँ पे 10 लंबित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति को रोकने की घोषणा की थी। तो ये कानून नहीं बन पाए, वापस विधानसभा चले गए, है ना। तो ये जो 10 विधेयक थे, क्या किया तमिलनाडु सरकार ने? 10 विधेयकों को पुनः तमिलनाडु विधानसभा में पारित किया। तमिलनाडु विधानसभा में पारित किया गया और पारित कर फिर से कहाँ भेज दिया? राज्यपाल के पास अनुमति लेने के लिए भेजा, ठीक है। लेकिन जब कोई भी विधेयक दोबारा किसी विधानसभा से, राज्य की बात करें तो किसी भी विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं तो राज्यपाल बाध्य होता है उस पर स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। उसे देना होता है, राज्यपाल को स्वीकृति देना होता है। लेकिन यहीं पर कहानी में क्या है? ट्विस्ट है। लेकिन राज्यपाल ने क्या किया? 28 नवंबर 2023 को 10 विधेयक जो थे, 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लिया। राष्ट्रपति के लिए क्या किया? राष्ट्रपति के लिए भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, रिजर्व करने का निर्णय लिया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी विधानसभा दोबारा से किसी विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो स्वीकृत देने से राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 200 में लिखी हुई है। पुनः भेजने पर स्वीकृत देने से राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। आगे क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनः जब विधानसभा के द्वारा राज्यपाल के पास पहुंचा तो राज्यपाल ने क्या किया? 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये सामने से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 200 का क्या है? उल्लंघन है ना। आगे क्या होता है? 11 दिसंबर 23 ये जो राष्ट्रपति के पास रिजर्व करने का निर्णय लिया है, इसको ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? राष्ट्रपति के विचारार्थ ये जो विधेयक हैं, विधेयक को चुनौती दी।
कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और फरवरी मार्च 2024 में क्या हुआ इसके बाद? फरवरी मार्च 2024 में 10 में से, किस में से? 10 में से, 10 विधेयक थे ना, 10 में से 7 विधेयक रोक लिए गए, एक विधेयक को मंजूरी दी गई और दो विधेयक पर निर्णय नहीं लिया गया। लंबित मतलब नहीं लिया गया। तो जब ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई राष्ट्रपति के विचार के लिए, जो विधेयक रख लिए थे राज्यपाल जी ने, तो फिर आगे चल के फरवरी मार्च में 10 में से जो 7 विधेयक थे उन्हें रोक लिया गया और एक को मंजूरी दी गई, 2 में निर्णय क्या किया गया? लंबित कर दिया, रोक दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ है, ये पूरा प्रकरण है, ठीक है। इस पर ही, इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो केस पहुंच गया है, तमिलनाडु सरकार ने किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया है और उस पर निर्णय भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले निर्णय जान लें, फिर राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो क्या निर्णय लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर, इस घटनाक्रम पर? 8 अप्रैल 2025 को निर्णय सुनाया गया। ये जो निर्णय सुनाया गया, इस केस को सुन रहे थे न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन। इस पीठ ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था, जो निर्णय दिया गया था सुरक्षित रखा था। यही निर्णय सुनाया गया 8 अप्रैल 2025 को, ठीक है। क्या सुनाया गया? राज्यपाल, सबसे पहले तो बताया गया कि राज्यपाल ने जो किया है, क्या किया है, जब दोबारा उनके पास विधानसभा से पारित करके विधेयक भेजे गए थे तो उन्हें क्या करना था? स्वीकृत देना था। ये उन्होंने नहीं किया। तो उनका ये जो काम है, ये क्या है? राज्यपाल का ये जो काम है वो पूर्णतः असंवैधानिक है। राज्यपाल का काम जो उन्होंने किया है, सबसे पहले तो ये कहा। साथ ही राज्यपाल के काम की या फिर काम की नहीं लिखी है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। राज्यपाल के अधिकार सीमा स्पष्ट किया। राज्यपाल की अधिकार सीमा क्या है वो स्पष्ट की गई। जब पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था और निर्णय सुनाया, और केस के दौरान भी बहुत सारे सवाल उठे, जिनमें से कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। वो क्या थे कि क्या राज्यपाल को बिना कोई कदम उठाए विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार है? कब तक? अनिश्चित काल तक। दूसरा प्रश्न, क्या सरकार पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकती है? क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया वो तमिलनाडु के पक्ष में सुनाया। तमिलनाडु के पक्ष में निर्णय सुनाया। क्या सुनाया? आपने पहले ही जाना। एक निर्णय तो कि राज्यपाल का जो कार्य था, जो उन्होंने किया,
कौन सा कार्य? आपको याद हो गया होगा, वो गैर कानूनी थे और असंवैधानिक था। साथ ही इनकी समय सीमा स्पष्ट नहीं है कि कोई भी विधेयक जब इनके पास पहुंचता है, राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो उसे कितने समय तक रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि संविधान में इसके लिए यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोई टाइम लाइन नहीं है, यथाशीघ्र कोई समय नहीं है, जल्द से जल्द कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। तो कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं थी। और कहा कि पुनः राष्ट्रपति के पास भेजना क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। और जो समय सीमा निर्धारित की पूर्ण न्याय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक अनुच्छेद है, संविधान से उसे प्राप्त है। क्या है? आर्टिकल 142। इसके तहत ये कब प्रयोग करते हैं? पूर्ण न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय का अधिकार, पूर्ण न्याय करने के लिए इसका प्रयोग करते हुए जो 10 विधेयक थे तमिलनाडु सरकार ने जो पारित किए थे, वो जो 10 विधेयक थे, उन विधेयकों को उस दिन से, किस दिन से? उस दिन से अधिनियमित, पारित माना जाएगा। पहले लिख लें, अधिनियमित माना जाए जब पुनः पारित करके, जब तमिलनाडु विधानसभा ने पुनः पारित करके विधेयकों को राज्यपाल के पास या राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। दोबारा पारित करके जब राज्यपाल के पास प्रस्तुत किए गए थे, उस दिन से 10 के 10 विधेयक पारित माने जाएंगे। क्या डेट थी उस दिन? 18 नवंबर 2023। इस दिन से 10 के 10 विधेयक पारित माने जाएंगे, ठीक है। साथ ही राज्यपाल की समय सीमा निर्धारित की, राज्यपाल की विधेयकों के संबंध में कि कितने समय तक विधेयक को रोक सकते हैं, उसके संबंध में समय सीमा निर्धारित की, समय सीमा निर्धारित की। क्या है वो समय सीमा? यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर क्या हो? अनुमति को रोकने के लिए हो, अर्थात विधेयक को रोकना है, विधेयक राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं और उन्हें स्वीकृति नहीं देनी है, तो भी क्या करेंगे? विधेयक को 1 माह के अंदर कदम उठाना होगा, 1 माह के अंदर, 1 माह में कदम उठाएं इसके लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल, राज्य सरकार की जो सलाह होती है, क्योंकि राज्यपाल जब भी जो भी निर्णय लेता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार निर्णय लेता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है, की सलाह पर। यदि राज्यपाल, सेकंड पॉइंट क्या है? यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करता है, ठीक है, विधेयक को अस्वीकार करता है, कोई आपत्ति है उसे, तो उसके लिए वो कारण संलग्न करते हुए 3 महीने के भीतर उसे क्या होगा? विधेयकों को लौटाना होगा। कितने? 3 महीनों के भीतर विधेयक को लौटाना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से डेडलाइन है,
ठीक है, और बिना किसी संदेश के अनिश्चित समय तक रोक नहीं सकते। ठीक है, और जो राज्यपाल है, यदि उसने राष्ट्रपति के पास भी विधेयक को भेज दिया है तो ये कार्य अधिकतम 3 महीनों के भीतर कर देना होगा। विधेयक को यदि क्या किया है, राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया है, भेजना चाहता है राष्ट्रपति के पास भेजना चाहता है विधेयक को राज्यपाल, तो ये कार्य भी उसे 3 महीने के भीतर ही करना होगा। तीन महीने के भीतर, ठीक है। और यदि सबसे क्या है, राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को जो कि इस घटनाक्रम में घटा है, यदि राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को विधानसभा को क्या किया, वापस कर दिया है, और विधानसभा ने उसे दोबारा से पारित करके राज्यपाल को भेजा है, ठीक है। विधानसभा ने पहले क्या किया, पहले विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास भेजा स्वीकृत के लिए, राज्यपाल ने उसे वापस विधानसभा के पास भेज दिया। ऐसी स्थिति में 1 माह के भीतर जब विधेयक दोबारा पहुंचा है राज्यपाल के पास, जो कि इस प्रकरण में हुआ है, इस स्थिति में राज्यपाल के पास क्या है, अधिकतम 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर अनुमोदन करना होगा, अनुमोदन करना होगा। तो ये क्या है, डेडलाइन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। और यदि पालन नहीं होता है, जैसे कि इस घटनाक्रम में हुआ है ना, यदि पालन नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एक रिट के माध्यम से, कौन सी, परमादेश। रिट में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, एक रिट होती है परमादेश, कुल 5 रिट होती हैं, ठीक है। अब बात कर लें कुछ राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, मैंने आपको बताया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, कार्य करेगा। किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 163, आर्टिकल 200 का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है इस प्रकरण में। तो आर्टिकल 200, राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक पहुंचता है तो वो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है उस विधेयक के साथ, देखते हैं। कोई विधेयक भेजा गया, कहाँ, राज्यपाल के पास, क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो स्वीकृत दे सकता है, पहला काम क्या है, स्वीकार कर लिया, स्वीकृत देना, एसेंट, है ना। दूसरा क्या है, दूसरी स्थिति क्या है उस विधेयक के साथ हो सकती है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है राज्यपाल। और यदि पुनर्विचार के लिए भेज दिया और वापस विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास आ गया तो स्वीकृति देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो निर्धारित की गई उसके अनुसार 1 माह के भीतर ऐसा करना होगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। इसमें भी यदि साधारण विधेयक है तब तो वापस भेज सकता है ना, यस। और यदि मनी बिल है फिर वापस नहीं भेज सकता है राज्यपाल, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है, यदि पुनः पारित करके राज्यपाल के पास फिर से पहुंच जाए तो स्वीकृति देना अनिवार्य है, यही था ना।
थर्ड क्या है? थर्ड स्थिति क्या हो सकती है विधेयक के साथ? विधेयक को रोक लिया जाए, विधेयक रोक सकता है राज्यपाल, विदहोल्ड असेंट। और फोर्थ, चौथी स्थिति क्या हो सकती है विधेयक के साथ? राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना, रिजर्व कर सकता है विधेयक को प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट को भेजे हुए जो विधेयक होते हैं उन पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? प्रेसिडेंट ही लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। पूरा प्रकरण आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? बॉयलर अधिनियम एक्ट 2025। क्या है? सबसे पहले तो बॉयलर ही जान लो क्या है। बॉयलर एक उपकरण है जो दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न करता है, जो दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न करता है ना। और ये जो बॉयलर अधिनियम 2025 है, एक्ट आया है, ये पहली बार आया है? नहीं, पहले भी था। कौन सा? 1923 में, 1923 का बॉयलर एक्ट। क्या करते थे इसके अंतर्गत? मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लिखते नहीं है, बता देती हूँ केवल आपको। मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, बदलाव और मरम्मत, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत निर्धारित होते थे। ये जो बॉयलर है ये समवर्ती सूची में है। कौन सी? समवर्ती सूची में। इसकी मंजूरी कब मिली? इस एक्ट की 4 अप्रैल 2025 को। क्या बताया गया इस एक्ट में? केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड का गठन किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इतना पर्याप्त है इस टॉपिक से। आगे बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास। पूलिंग अभ्यास ये है सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। कौन सा? प्रथम चरण। शुरुआत इसकी किसने की? सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास की शुरुआत किसने की? शुरुआत की है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कब? 19 मार्च 2025। क्यों? किस लिए शुरुआत की गई इसकी? सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मूल्यांकन करने के लिए। किस लिए? सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मूल्यांकन करने के लिए। ये इसका पहला चरण है। ये कौन सा चरण है? पहला चरण है। और पहले चरण में 10 राज्यों को क्या किया जाएगा? 10 राज्यों में मूल्यांकन किया जाएगा, जिनमें है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। ये प्रथम चरण जो पहला चरण है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जिसका डेटा बना रहे हैं, जिसका मूल्यांकन करेंगे। आपको ध्यान होगा एक रिपोर्ट आई थी ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। क्या रिपोर्ट थी? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 और 2026। ये रिपोर्ट आई थी। कब? 12 सितंबर 2024 को ये रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो भारत है
भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज, क्या भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, वो 2021 में कितना था? लगभग 24.4%। ठीक है, जो बढ़कर 2 गुना हो गया है। कब? 2024 में बढ़कर कितना हो गया? 2 गुना हो गया, 48.8% हो गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा ILO के माध्यम से बताया गया है, इसे भारत सरकार नहीं मानती है। ठीक है, इसे भारत सरकार नहीं मानती। ILO मूल रूप में क्या कह रहा है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज केवल 48% लोगों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का कहना है कि लगभग 92 करोड़ जो है 65%, 65% लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया गया है भारत में प्राप्त है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त है, चाहे वो नगद हो या वस्तु के रूप में हो, है ना। जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कब शुरू हुई थी? जो 2018 में शुरू हुई थी। इसमें लगभग 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। क्या होता है इसमें? प्रति परिवार 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य इसके माध्यम से उपलब्ध कराती है सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोविड के समय शुरू की गई थी ये योजना। इसके अंतर्गत और क्या है? ई श्रम पोर्टल, ये किसके लिए लाया गया है? असंगठित क्षेत्र के जो कामगार होते हैं उनके लिए इनका डेटा बनाया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा, जो कि पहुंचा रही है सरकार, और एक बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? 9 मई 2015 को। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके माध्यम से भी गरीब और वंचित और असंगठित श्रमिकों के लिए योजना लाई गई है कि इन्हें 60 वर्ष पूरे होने के बाद क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। और अंत में सामाजिक सुरक्षा उपाय के कारण ही लगभग 25 करोड़ लोग, कितने? लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर निकले हैं, है ना। कितने? 25 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से ये सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास का पहला चरण है। ध्यान रखना, हमारी सरकार इसे नहीं मानती, भारत सरकार इसे नहीं मानती है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब क्या है अगला टॉपिक? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव। सबसे पहले हम विधानसभा चुनाव पर ध्यान देते हैं। विधानसभा चुनाव 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव क्या हुआ? 7 जनवरी 2025 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की चुनाव आयोग ने।
ठीक है। कुल संख्या कितनी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? कुल सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं। 70 सीटों में से जो 12 सीट हैं वो किसको आरक्षित है? एससी को, अनुसूचित जाति को के लिए आरक्षित है। मतदान कब हुआ दिल्ली विधानसभा का? वोट कब देने गए? 5 फरवरी 2025 को। गणना कब हुई? गणना हुई 8 फरवरी 2025। क्या आया चुनाव परिणाम? चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और आम आदमी पार्टी हार गई। 26 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी वापस आई दिल्ली में। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने शपथ ली कब? 20 फरवरी को 2025। कहाँ से चुनी गई? शालीमार बाग से। और विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? विजेंद्र गुप्ता को। ठीक है। ये तो थी दिल्ली विधानसभा चुनाव की स्थिति। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कुछ दिल्ली के बारे में जान लें थोड़ा सा। 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली राजधानी बनेगी। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई, कह सकते हैं स्थानांतरित हो गई। ठीक है, बन गई। पहले कहाँ थी राजधानी? कलकत्ता थी। दिल्ली में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है ना? कौन से आर्टिकल से? 69th संविधान संशोधन 1991 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें 2 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन से 2 हैं? आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 बी। यूटी को, दिल्ली क्या है? यूटी है या राज्य है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। दिल्ली के जो प्रशासक होते हैं वो कौन होते हैं? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक यात्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निमंत्रण दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इन्होंने यात्रा की। सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष का नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन।
ये नाम है अध्यक्ष का। क्या है आधिकारिक यात्रा का समय? 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य ये यात्रा उन्होंने की और इनका ये तीसरा दौरा था। कौन सा? तीसरा दौरा था भारत का। भारत का यूरोपीय आयोग, यूरोपीय यूनियन का या यूरोपीय यूनियन की एक शाखा है। बात करते हैं यूरोपीय आयोग की। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की एक शाखा है, ठीक है। और जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। भारत के यूरोपीय यूनियन से 1960 के समय से बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है। और जो ये यूरोपीय आयोग है, ये यूरोपीय यूनियन की प्रशासनिक और कार्यकारी शाखा है। कैसी शाखा है? प्रशासनिक और कार्यकारी शाखा है, ठीक है। और ये यूरोपीय यूनियन ये 27 देशों का समूह है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 27 देशों का समूह है। इससे अधिक आपसे इससे जुड़ा हुआ नहीं पूछा जाएगा। 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में, जो कि हेग नीदरलैंड में हुआ था, वहाँ से भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध और बेहतर हुए। अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। क्या है अगला टॉपिक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा कब हुई? ये यात्रा 10 से 12 फरवरी। मैं फिर कह रही हूँ, डेट ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की ये छठी यात्रा थी, यह छठा दौरा था फ्रांस का। इससे पहले जुलाई 2023 में बैस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गए थे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। और इस यात्रा के दौरान पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन की क्या की? सह अध्यक्षता की। फ्रांस और भारत ने मिलकर अध्यक्षता की और भारत ने कहा, साथ ही भारत ने क्या कहा इस दौरान? भारत ने कहा कि अगले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। भारत अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और क्या हुआ? जो इम्पोर्टेंट है वो है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का फ्रांस ने निर्णय लिया। इस दौरान मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में शामिल होने का निर्णय लिया फ्रांस ने। निर्णय लिया फ्रांस ने।
अब ये क्या है, मैनग्रोव अलायंस क्या है, मैनग्रोव अलायंस मैक, ये COP27 जो कि 2022 में हुई थी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसे UAE, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने शुरू किया, मिलकर, इन दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया। भारत इसका सदस्य, मैनग्रोव अलायंस का सदस्य कब बना, 2023 में बना। और जब सदस्य बना उसके बाद भारत सरकार ने भारत में एक योजना शुरू की, क्या नाम है उसका, मिस्टी, क्या नाम है, मिस्टी। 2023 में ही इसकी शुरुआत की, मिस्टी की शुरुआत की भारत में। क्या है मिस्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड tangible इनकम्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अलायंस क्या करता है, मैनग्रोव को संरक्षण करता है, मैनग्रोव का संरक्षण करता है। ठीक है, उसके लिए ये अलायंस बनाया गया है। और साथ ही इस यात्रा के दौरान 2026 में, वर्ष 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन होगा, ऐसी ही घोषणा की गई। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद। क्या हुआ इसमें, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, उन्होंने आरोप लगाया, क्या लगाया, आरोप लगाया क्या आरोप लगाया कि राज्यों में मतदाता पहचान पत्र के डुप्लीकेट नंबर होने का आरोप लगाया। और इसी आरोप को, जो आरोप लगाया उन्होंने, डुप्लीकेसी का मतदाता पहचान पत्र जो वोटर कार्ड है उसके लिए, उसका जो नंबर है, आरोप लगाया, उसके लिए चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी, चुनाव आयोग ने माना कि ये एक तकनीकी खामी है। क्या है, तकनीकी खामी या समस्या है, और इसे 3 महीनों में या 3 महीनों के भीतर क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लिया जाएगा। जबकि चुनाव आयोग ने इसे 2 महीने के भीतर ही ठीक कर लिया, 2 महीने के भीतर ठीक कर लिया, ठीक कर ली। ओके, तो बात करते हैं ये चुनाव में जो खराबी है, डुप्लीकेसी। आप जानते होंगे सभी, मतदाता वोटर कार्ड आपके पास होगा, है ना, उसमें एक नंबर होता है, मतदाता नंबर, वोटर आईडी, कैसा, 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसे क्या कहते हैं, EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इस नंबर की ही डुप्लीकेसी हुई है, ऐसा आरोप था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो वोटर कार्ड है, मेरे आपके पास वोट देने जाते हैं, है ना, वर्ष 1993 में किसने शुरू किया था, TN शेषन ने इसकी शुरुआत की थी।
एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एरोनॉट। कौन सा? ERONET 2017 में। एरोनेट ये 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से ईपिक नंबरों का, कौन सा नंबर? ईपिक नंबर मालूम है कौन से हैं? बिल्कुल, ईपिक नंबरों का दोहराव रोका जा सकेगा, रोका जा सकेगा। ठीक है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324, 25 और 26 ये चुनाव आयोग से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। 325 मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? मुल्ला पेरियार बांध विवाद। मुल्ला पेरियार बांध विवाद। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये दो नाम है ना। तो मुल्ला और पेरियार, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मुल्लायर और पेरियार, इन नदियों के संगम पर ये बांध बना है। नदियों के संगम पर बना है ये बांध। ठीक है। कहाँ स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में। इदुक्की जिले में। यदि ऑप्शन में मुल्ला और पेरियार दो नदियां ना दी गई हों, है ना, तब किस पर बताएंगे? तो पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी पर स्थित है। इसका निर्माण, इस बांध का जो निर्माण है वो 1887 में प्रारंभ हुआ और 1895 में पूरा हुआ। ठीक है। विवाद क्या है? विवाद किनके बीच है? पहले तो तमिलनाडु और केरला, इन दो राज्यों के बीच ये विवाद है मुल्ला पेरियार बांध को लेकर। किस विषय पर लेकर विवाद है इस बांध में? सुरक्षा, इस बांध की सुरक्षा, संचालन और मरम्मत को लेकर दोनों के विचारों में क्या है? मतभेद है। यही विवाद बन गया है। यही विवाद बन गया है। क्या मतभेद है वो जान लेते हैं। तमिलनाडु का पक्ष क्या है? तमिलनाडु कह रहा है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है उसके जल स्तर को बढ़ा दिया जाए। ठीक है। जबकि केरल का क्या कहना है? केरल का कहना है कि ये बांध बहुत पुराना हो गया है, लगभग 125 वर्ष पुराना हो गया है, तो इस बांध के टूटने की संभावना से वो इनकार नहीं कर सकता है। इस कारण से इस बांध को खतरनाक बांधों की सूची में डालने के बाद केरल कह रहा है। तो ये मतभेद है दोनों के बीच, जिसके कारण ये विवाद है। ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है लीड्स रिपोर्ट 2024। लीड्स रिपोर्ट 2024। लीड्स LEADS। सबसे पहले तो लीड्स का फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या है? लॉजिस्टिक्स is across different states। ठीक है।
कौन सा मंत्रालय से जारी करता है इस रिपोर्ट को? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय क्या करता है? जारी करता है। और यदि मंत्रालय ना दिया हो तो इसके अधीन, इसके अंतर्गत, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा जारी किया जाता है। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? पहली बार जारी की गई 2018 को, और ये 6ठा संस्करण है। क्या काम करती है रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है? लीड्स रिपोर्ट, ये लॉजिस्टिक्स की समीक्षा करती है। किसकी? लॉजिस्टिक्स की समीक्षा करती है। ये रिपोर्ट परसेप्शन बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों है। दोनों संकेतक इस रिपोर्ट में प्रयोग किए जाते हैं समीक्षा करने के लिए। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने भांसड़ी के साथ, किसके साथ? भांसड़ी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। ध्यान होगा आपको, बजट 2021 और 22 में एक मिशन की घोषणा हुई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। इस मिशन की घोषणा की गई थी। इसी मिशन को, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को, भांसड़ी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भांसड़ी को भांसड़ी नाम दिया गया। ठीक है, VHASINI, भांसड़ी। ठीक है, क्या है ये भांसड़ी? AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, संचालित भाषा अनुवाद मंच है, अनुवाद करता है। ठीक है, और इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए, भांसड़ी को 3 वर्ष की अवधि के लिए, कब? 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। इसका प्रबंधन और संचालन कौन देखता है? प्रबंधन और संचालन, मैनेजमेंट और ऑपरेशन कौन देखता है? डिजिटल इंडिया भांसड़ी डिवीजन कर रहा है, और ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन है। ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन है। ठीक है, ये जो भांसड़ी है, ये स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग को देखते हुए लाया गया है। इसे स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की मांग को देखते हुए इसे लाया गया है। महाकुंभ 2025 में इसका
बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। कब? महाकुंभ 2025 में इसका उपयोग किया गया। भाषणी ने 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की थी इस समय। कब? महाकुंभ 2025 में। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 18वीं रिपोर्ट है और प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। ठीक है, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ है? देहरादून में। ये भी एक क्वेश्चन है, देहरादून में है। इसे जारी करता है। कैसे जारी करता है? सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति, किसकी? वृक्षों की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, और ये रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? 1987 में। ठीक है, और इसे रिपोर्ट को तैयार किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसे जारी किया गया। लिख लीजिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मंत्री द्वारा पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया है 21 दिसंबर 2024 को। चलिए, ये जो रिपोर्ट आई है इसके निष्कर्ष देखते हैं। क्या निष्कर्ष हैं? वनों की जो गणना की गई है बहुत स्पष्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से, ठीक है, इस टेक्निक के माध्यम से ये गणना की गई है वनों की। ठीक है, भारत के वनों की गणना की गई है। अब बात करते हैं किसकी? इसके निष्कर्ष जानने से पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। क्या? वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण क्या है? वनावरण में किसी भी 1 हेक्टेयर या उससे अधिक का जो क्षेत्र होता है जिसमें कम से कम कितना 10% क्या हो? कैनोपी डेंसिटी हो, जो ऊपर से उपग्रह से सैटेलाइट से क्या हो? दिखाई देता हो, उसे वनावरण के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें घने वन आएंगे, ज़्यादातर जंगल के ही क्षेत्र आते हैं। जो ट्री कवर होता है, वृक्ष आवरण होता है, उसमें क्या, जैसे खेतों के मेड़ पर जो लगे होते हैं, शहर के जो पेड़ हैं, घर संस्थान के आसपास के जो पेड़ हैं, इस तरह से वो वृक्ष आवरण शामिल किए जाते हैं। एक पेड़ों का ऐसा क्षेत्र जो वन से बाहर होते हैं, किसे? वन से बाहर होते हैं, वन क्षेत्र से बाहर होते हैं, जिनका फैलाव वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं वन आवरण और वृक्ष आवरण क्या निष्कर्ष है। देश में कुल वनावरण कितना है? जो महत्वपूर्ण है हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। कुल वनावरण कितना है? 71.53 मिलियन
हेक्टेयर, कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, इसलिए वैल्यू की भी चर्चा कर लेंगे। और ये जो वैल्यू है, ये जो मिलियन हेक्टेयर है, ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.76%। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। और देश में कुल वनावरण ढके हैं, है ना, वनों से ढका हुआ क्षेत्र, वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है? 82.74 मिलियन हेक्टेयर। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ये है 25.17%। इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है। यहाँ पर बताते चलें आपको कि राष्ट्रीय वन नीति नोट कर लीजिएगा आप लोग। वन नीति कब आई थी? 1988 में, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया था? देश के 1/3 क्षेत्र में, देश के 1/3 क्षेत्र में वन या वृक्षावरण क्या है? आवश्यक है। कितना हुआ? 33%, लगभग 33%। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग है वैल्यू, कितनी? 2/3, लगभग 66%, ठीक है। बात करें इस रिपोर्ट की तो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो वनावरण में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है? 156.41 वर्ग किलोमीटर। मैं समझ सकती हूँ वैल्यूज़ याद करना क्या है, मुश्किल है, पर इस रिपोर्ट की कुछ वैल्यूज़ जरूर याद करिएगा। कुल वृक्षावरण कितना है? 11.20 मिलियन हेक्टेयर। जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 3.41%। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यदि इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो पहाड़ी जिलों में वनों में क्या हुई है? वनावरण में वृद्धि हुई है। ये बहुत छोटे छोटे इसके क्वेश्चन बनते हैं। कितनी वृद्धि हुई है? 234.14 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो वहाँ के वनावरण में, वहाँ पर वन बहुत है ना, तो वहाँ के वनावरण में क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई है कितनी? 327.30 स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जो वन है, वो देश को जो वनावरण मिलता है वो 1/4 यहीं से होता है। वनों का क्षेत्र यहीं से है, उत्तर पूर्वी राज्यों से। बात करें मैनग्रोव की, मैनग्रोव आवरण में कमी आई है। मैनग्रोव आवरण में कमी आई है। कितनी कमी आई? कितनी? 7.43 वर्ग किलोमीटर, इतनी कमी आई है। और साथ ही एक बार क्वेश्चन झाड़ियों से भी जुड़ा हुआ पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान कर लें। झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? 1.33%, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य या शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है?
जब ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, पिछली रिपोर्ट से इस बार की रिपोर्ट के तुलना में बताएंगे। कहाँ पर हुई है? मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये शीर्ष राज्य है। मिजोरम के बाद गुजरात, फिर उड़ीसा और कर्नाटक, उसके बाद केरल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके साथ ही बात करें तो कमी कहाँ हुई है? सर्वाधिक यहाँ पर वृद्धि है, तो वन आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहीं आगे बढ़े तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, 5 राज्य किस दृष्टि से? सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखना है। कौन है? मध्य प्रदेश सबसे पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसी में एक प्रश्न प्रतिशत से भी बनता है कि सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक, वो भी बहुत पूछा जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य कहाँ पर है? सर्वाधिक परसेंटेज वनावरण का मिजोरम में, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मेघालय, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम अच्छे से, अभी आपने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने क्या किया, सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य जाने। अब हम इसी के पैरेलल क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये प्रश्न में दिया रहेगा तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि किस माध्यम से पूछा जा रहा है आपसे वनावरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हैं? वृक्षावरण। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक वृक्षावरण, क्या? वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? परसेंटेज वाइज किस राज्य में वृक्षावरण ज़्यादा है, इसका अर्थ है। केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर गोवा और छत्तीसगढ़। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कुल वृक्षावरण और वनावरण को मिलाकर, क्या पूछा जाता है? कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण को मिलाकर, वनावरण जो क्षेत्र है, क्षेत्र की
दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। कहाँ पर ये दोनों ज़्यादा है, किस राज्य में ज़्यादा है? कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। फिर कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा और महाराष्ट्र में। और इन्हीं का परसेंटेज ये देखें, ये क्या है? यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, है ना। इसी का अगर परसेंटेज देखें तो प्रतिशत में कौन से राज्य होंगे? मिजोरम। जब भी परसेंटेज में पूछा जाएगा तो राज्य क्या होगा? बदल जाएगा। वहाँ पे वन आवरण या वृक्ष आवरण जो भी पूछा जा रहा है वहाँ पे राज्य बदल जाता है, क्योंकि परसेंटेज वाइज अंतर आ जाता है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 2021 की जो रिपोर्ट थी और 2023 की जो रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्ट की यदि तुलना की जाए तब सबसे अधिक सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है वन आवरण और वृक्ष आवरण को लेकर? ऐसे राज्य कौन से हैं? वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश और फिर उड़ीसा। ये क्या है? तुलना करने पर सर्वाधिक वृद्धि 21 और 23 की तुलना करने पर, ठीक है। वृक्षावरण, इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि है इसमें किसकी किसकी? वृक्षावरण और वनावरण दोनों की तुलना की गई है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया भारत के संदर्भ में। बात कर लेते हैं यूपी के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है वन की? उत्तर प्रदेश के बारे में भी होगा ना। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश का कितना है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? 17435 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। और भारत के उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। और भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25 वन उत्तर प्रदेश में है, ठीक। यूपी में कुल, यूपी का जो कुल वनावरण है कितना है? 1504.80 वर्ग किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या याद रखना है? कुल वनावरण कितना है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये जो आपने लिखा है कितना है? 6.24%। ये इम्पोर्टेंट है। और 2021 की तुलना में राज्य में वन आवरण में कमी हुई है। 2021 की तुलना में उत्तर प्रदेश में राज्य में वन आवरण में कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 118.43 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। कुल वृक्षावरण और वन आवरण कितना है यूपी का? कुल वृक्षावरण प्लस वन आवरण 23996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना है? 9.96% है। ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। कितना है? 9.96% है। कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं वैल्यू साथ में लिख रही हूँ। और उत्तर प्रदेश में वन आवरण के ध्यान में रखें तो किसे? वन आवरण को। इसमें सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? और न्यूनतम यहाँ पर नहीं करते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ? न्यूनतम वन आवरण कहाँ पर है? देखते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है, किस जिले में है, किन किन जिले में है। सोनभद्र सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में। फिर लखीमपुर खीरी, इसके बाद मिर्ज़ापुर। यदि सर्वाधिक वन आवरण जो सर्वाधिक सोनभद्र में है, इसी सर्वाधिक को प्रतिशत में देखें तो वैल्यू के नाम क्या होगा? जिले का बदल जाएगा। प्रतिशत में वन आवरण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो क्या होगा? सोनभद्र। यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है, अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। चंदौली और श्रावस्ती, लेकिन क्रम क्या हो गया? बदल गया। वहीं अगर न्यूनतम वन आवरण की बात करें तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में भदोही, संत रविदास नगर किस जिले में? इसके बाद मऊ में सबसे कम है वन आवरण, फिर संभल। और इसी को यदि प्रतिशत में देखें, प्रतिशत में वन आवरण कहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, तो क्रम क्या होगा? क्रम और जिला कई बार बदल जाता है। यहाँ पर क्या है? संभल, भदोही, संत रविदास नगर और मैनपुरी। तो इस तरह से मैंने आपको वन स्थिति रिपोर्ट जो है, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, जो कि 18वीं है, वो रिपोर्ट आपको बता दी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ मैं आप ये क्लास समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।